कांके विधानसभा क्षेत्र से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी संतोष कुमार रजक ने कहा कि कांके क्षेत्र के बारे में बताया कि इस विधानसभा में किसी सरकार के विधायक ने कोई काम नहीं किया है। तो जनता से मुझे सुनने को मिला, उन्होंने कहा कि इससे कोई काम ऐसा नहीं किया है जिससे हमारी परेशानियां कम हुई हो। जनता ने कहा कि पूर्व विधायक कभी भी क्षेत्र का दौरा नहीं किया है और न हमारे समस्याओं को जानने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांके विधानसभा राज्य के विकास का आधार है। कांके की पहचान आज पूरे राज्य में विकास का मॉडल के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचनाओं, खेल समेत हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अगर विधानसभा चुनाव जीती तो जनता के बीच और उनके समस्याओं का हल करेगी तथा कांके क्षेत्र का विकास होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कांके की जनता के सहयोग से पूरे कांके क्षेत्र का विकास के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा व्यवस्था खरा उतरने का प्रयास करूंगा। सुने आगे की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी आएँ, अपना समय दिए, और आप सभी का आभार कि हमें इतना प्यार आप सभी दे रहे हैं मीडिया भाई बंधु। और जहां तक कांके विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, हमारी मुद्दे प्राथमिकता जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान, मजदूर, इसलिए प्राथमिकता में आएगी। आप इस चीज़ को देखिए कि कांके विधानसभा में जब से उनका निर्माण हुआ, कांके विधानसभा में विकास नाम की कोई भी स्थिति धरातल पर नहीं है। कांके विधानसभा के अंतर्गत आता है कांके, सुकरुटू, वहाँ की जो सब्जियां हैं बंगाल और बिहार जाती हैं, लेकिन उन सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज आज तक नहीं बन पाया कि किसानों को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो। यदि वो कोल्ड स्टोरेज बनता तो आज किसानों को नुकसान झेलना नहीं पड़ता। कोल्ड स्टोरेज, आप जितने बार जो भी विधायक वहाँ बने हैं, वो सारे विधायक कभी भी क्षेत्र से लड़ाई लड़नी हो, सड़क में लड़ाई लड़नी हो या विधानसभा में लड़ाई लड़ के कोल्ड स्टोरेज की बात करनी हो, नहीं की। इसलिए आज तक कांके विधानसभा के जितने भी किसान हैं वो उससे बहुत ही नुकसान में पहुंचते हैं जब उस तरह का आता है, और जिसकी वजह से आज धीरे धीरे कृषि झारखंड से जहां से सब्जियां एक्सपोर्ट होती थी अब धीरे धीरे कम होते जा रही है, निर्यात कम हो रहा है, लोग केवल अपने लिए उपजा रहे हैं क्योंकि वहां नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरा मुद्दा है पानी। कांके डैम का जो पानी है, वो पानी आप लोग भी कई बार बाइट लिए, आप लोग देखे हैं कि जब गर्मियों के दिन आता है तो वो गर्मी का दिन आता है तो वो बदबू मारना स्टार्ट करता है। और उस पानी को अगर आपके घर में आता, आधा रांची उस पानी को पीता है। उस पानी अगर आपके घर में आता है तो कभी आरओ का पानी आप पी के देखिएगा, 10 दिन में वो पानी के कारण आरओ आपका ख़राब हो जाता है, मशीन के अंदर जो पार्ट्स होता है वो ख़राब हो जाता है, वो जवाब दे देता है, और वो पानी पेट में जा रहा है। चूँकि लीवर जो ऐसा जगह है हमारे शरीर का, उससे पूरे शरीर का एक इंजन कहा जाता है, वो तुरंत ख़राब नहीं होता है, वो धीरे धीरे सने सने ख़राब होता है, वो पता भी नहीं चलता है। साइंटिफिक तरीके से कहा गया है कि 75% लीवर अगर ख़राब है तो भी आपको नहीं पता चलेगा लीवर ख़राब हो चुका है। तो जब हेपेटाइटिस बी तक आप रहिएगा या जॉन्डिस तक रहिएगा तो आपको पता नहीं, जैसे सी में आइएगा तो अचानक आपको होता है हेपेटाइटिस सी तक। तो खराब पानी पीने से, दूषित पानी पीने से बीमारी हो रही है, आपकी औसत आयु घट रही है। जीवन से बड़ा बहुमूल्य अनमोल चीज़ कुछ नहीं है, उससे तो कोई नहीं कर रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी विधायक उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। जितने विधायक अभी तक कांके विधानसभा में बने हैं, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं कर रहा, क्योंकि ये उनका कर्तव्य था। इस कर्तव्य का निर्वहन उन्होंने पूरी तरह से नहीं किया। अगर वो पूरी तरह से निर्वहन करते तो शायद मैं आपके पास यहाँ बाइट नहीं दे रहा होता, मैं आपके पास नहीं बैठा हुआ होता, और मैं आप ही की तरह कहीं नौकरी करके अपना जीवन यापन और अपने घर वालों के साथ दिवाली की तैयारी कर रहा होता। लेकिन संभावनाओं का खेल है, चूँकि ये मुझे शौक़ से मैं इसमें नहीं आया, मैं बहुत मजबूरी में इसमें आया,
क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है पॉलिटिकल नहीं है, मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ। और जब देखे लड़ने वाला कोई नहीं है तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि खलारी में मैक्लूसीगंज को आप देख रहे कितना खूबसूरत है, लेकिन जैसे उसके बगल में आप खलारी जाइएगा, वो एक माइनिंग एरिया है। खलारी हुआ, डकरा हुआ, राय हुआ, बछरा हुआ, ये सब माइनिंग एरिया है। तो माइनिंग एरिया का एक नियम होता है कि अगर वहाँ माइनिंग होता है तो ये प्रोटोकॉल में आता है, एक नियम के तहत आता है कि माइनिंग के तहत उस क्षेत्र के जो विस्थापित हैं उनको तो मुआवजा, नौकरी या जो भी है, लेकिन जो भी वहाँ रह भी रहे हैं निवासी या जो वहाँ काम करने वाले, उसके जीवन को नुकसान यदि हो रहा है तो उस जीवन के नुकसान हेतु वो बाध्य है कंपनी कि उसके भरण पोषण के लिए और उसके स्वास्थ्य के लिए उसे काम करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान ना हो, उस नुकसान को वो कम करना है। तो वो कैसे होगा? आपको पानी लगातार मारना होगा, प्रदूषण को कम करना होगा, लेकिन वो नहीं हो रहा। अस्थमैटिक पेशेंट बढ़ रहे हैं वहाँ। आज के डेट में आप किसी भी पल्मोलॉजिस्ट के पास चले जाइए, अस्थमैटिक पेशेंट को जो देखते हैं पल्मोलॉजिस्ट, उनके पास चले जाइए, आपको अस्थमैटिक पेशेंट रांची में बढ़ते चले जा रहे हैं। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले पल्मोलॉजिस्ट के पास कोई नहीं जाता था, लेकिन आज पल्मोलॉजिस्ट के पास संख्या बढ़ते जा रही है प्रदूषण की वजह से। जब वो खर्च में आता है तो वो ऐसा होता है कि उसे लंबा खर्च, लाखों करोड़ों का खर्च होने लगता है। जिसके पास पैसा वो भी बच नहीं पाता है। आपने कोरोना में तो देख लिया, छाती सबका कमज़ोर कर चुका है कोरोना, ऊपर से पॉल्यूशन। तो अब क्या, प्रकृति ने तो मारा, ये नहीं कर सकते। प्रकृति ने हमें बहुत खूबसूरत दिया है, पूरे ब्रह्मांड में आप और हम इक्वल शेयर के साथ आए हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि प्रकृति ने उससे ज़्यादा किसी और से ज़्यादा दिया है। प्रकृति ने सबको पार्टी बड़ी होने से प्रतिद्वंदी नहीं कहा जा सकता। जमीन में मजदूरों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए कौन लड़ रही है और उसके अलावा कौन लड़ रहा है, वो प्रतिद्वंदी होता है। आप मुझे बता दीजिए कि इनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है, तो मैं किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानता। इनकी लड़ाई आप लड़िए तब मैं प्रतिद्वंदी मानूंगा। देखिए 23 के बाद परिणाम जो भी हो, लड़ाई तो हम लोग फिर लड़ेंगे जो 100 वर्षों से हम लोग लड़ते आए हैं। आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी उन सभी वर्ग के लिए। हमें परिणाम की चिंता नहीं है, हमें चिंता है हक और अधिकारों की जिसे छीना जा रहा है। हमें चिंता है उन किसानों मजदूरों की जिन्हें गर्त पे डाला जा रहा है। आज सब कुछ कॉरपोरेट के हाथों में डाला जा रहा है। मैं आपसे आप खुद इस चीज़ को देख लीजिए। झारखंड के बनने के पश्चात आज 24 वर्ष में 70 से 80 बार कम से कम सत्र हुआ होगा। 5 साल में 15 से 16 सत्र हुआ होगा, तो हार्डली 60-70 तक आपका सत्र हुआ होगा। उसमें कांके विधानसभा, बाकी अन्य विधानसभा के जितने विधायक हैं मैं उनकी तारीफ भी करूंगा। कुछ विधायक अपने विधानसभा के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ते हैं, केवल विधानसभा के लिए पार्टी के विरोध में भी चले जाते हैं। वो पार्टी प्रोटोकॉल को भी नहीं मानते हैं, वो सदन में भी लड़ाई लड़ते हैं और सड़क पे भी लड़ाई लड़ते हैं अपने विधानसभा के लिए। लेकिन कांके विधानसभा का इतिहास है कि कांके विधानसभा के लिए कोई भी पूर्व में जितने भी विधायक है या वर्तमान में विधायक है उनकी लड़ाई नहीं लड़े। मात्र ध्यानाकर्षण और जो कहा जाता है उन कांके विधानसभा के द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाना या सवाल पूछना, वो भी मुश्किल से 15 या 20 बार पूछते हैं। क्या आपके पास सवाल नहीं है, मुद्दे नहीं हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। जनता के अभी भी कठिनाई ख़त्म नहीं हो गई। हम अमेरिका और रसिया और जीडीपी या ट्रिलियन की बात करते हैं, लेकिन अभी भी आप चले जाइए, अभी भी हमारे झारखंड के बच्चों के तन में कपड़ा नहीं इस जाड़े में नहीं होगा। मैं ये दावे के साथ ठोक के कहता हूँ, अभी भी हमारे झारखंड के बच्चे, हमारे घर के बच्चे आंगनबाड़ी के खाने पे निर्भर है आज़ादी के 78 वर्षों के बाद। तो या सही में हम लोगों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना दिया गया है, जो मूलभूत सुविधाएं, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए हम लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। किसी के पास इतना है कि रखने की जगह नहीं है, कहीं से यहाँ से निकल रहा है, कहीं यहाँ से निकल रहा है, कहीं वहाँ से निकल रहा है।
और किसी के पास ऐसा है कि 2-2 दिन घर में खाना नहीं बन रहा। तो ये आर्थिक असमानता को कौन रोके? देखिए, विधानसभा में आप विधायक बन जाएं, माननीय बन जाएं, लोकसभा में आप माननीय बन जाएं, राज्यसभा में आप माननीय बन जाएं। माननीय बनना एक अलग है, बहुत आसान है, लेकिन जनता के दिल में बसना बहुत मुश्किल है। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आपको वर्षों बीत जाते हैं। तो वो उस लड़ाई को लड़ने वाला एकमात्र पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, पूरा का पूरा कम्युनिस्ट परिवार, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आज 100 वर्षों से लड़ाई लड़ रहा है और 23 के बाद भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। परिणाम जो भी है, ये संतोष कुमार रजक कांके विधानसभा प्रत्याशी 23 के बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी के झंडा के साथ एक कार्यकर्ता के नाते उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक मैं जिंदा रहूँगा, क्योंकि मेरा ब्लड भी लाल है और मेरा झंडा भी लाल है, तो अगर लाल होता है तो मेरा झंडा लाल होता है तो रंग और अच्छा होगा मेरे झंडे का, तो मुझे और खुशी होगी। तो मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं अपने झंडे के साथ हूँ और साथ ही साथ उस लड़ाई को लड़ता रहूँगा 24/7/365 जब तक मेरी जीवन है। तो ये लड़ाई अब आम जनता की लड़ाई है, उन वर्गों की लड़ाई है कि सामान्य व्यक्ति भी आपका नेतृत्व कर सकता है, क्योंकि चुनाव को आपने इतना महंगा कर दिया है। लेकिन हम लोग उसमें से भी निकलेंगे और हमारा प्रतिनिधित्व होगा। और वो सभी लोग जो घर में बैठे हुए हैं वो ये सोच रहे हैं कि चुनाव महंगा हम नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम निम्न वर्ग से आते हैं, मध्यम परिवार से आते हैं। मेरे हिम्मत के द्वारा उन सभी को हिम्मत मिलेगा और वो कहीं से भी चुनाव लड़े, कल कांके से भी लड़ना चाहे, सभी को, क्योंकि ये लोकतंत्र है। सभी को लड़ना चाहिए, सभी को आगे आना चाहिए और आगे आने से जो जीतता है, किसी से विद्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। जो जीता वही सिकंदर, हारा तो भी बाजीगर। तो मैं इन शब्दों के साथ यही बोलना चाहूँगा, हमारी जो लड़ाई होगी स्वास्थ्य, शिक्षा, मजदूरों के लिए, और एक सबसे बड़ी बात जो मैं छोड़ रहा हूँ, आर्टिकल 42 के अंतर्गत जो सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है, तो कई लोग आउटसोर्सिंग में हैं, उसको बंद करना होगा। उसे सबसे पहले समान कार्य के समान वेतन की व्यवस्था करनी होगी और उसके पश्चात कैबिनेट से पास करते हुए उन्हें अस्थायी करना होगा। जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं उन्हें आपको अस्थायी करना होगा, क्योंकि ये नियम के खिलाफ है। वो 10 वर्ष से ज़्यादा उन्होंने जो खट चुके हैं उन्हें आप सभी को अस्थायी करना होगा। जो 10 वर्ष से कम है उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन देना होगा। आर्टिकल 46 को जो अभी तक लागू नहीं किया गया है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का, उनके आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए सरकार बाध्य थी, उसके लिए काम करना होगा। उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और अंतिम तरह बोर्ड का अधिकार, अगर हजारों करोड़ का कोई व्यक्ति है तो उसे भी बोर्ड का अधिकार, और 100 रुपया का भी कोई संपत्ति का व्यक्ति है तो उसे सम्मान बोर्ड का अधिकार दिया गया। तो जब सब कुछ सम्मान है तो यहाँ असमानता क्यों? शैक्षणिक असमानता, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता, किसानों, मजदूरों के जो समुदाय है उसकी स्थिति देखिए, अब पूंजीपतियों की स्थिति देखिए। आप जीडीपी को अगर देखते हैं तो जीडीपी में संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी एरिया हैं और उसके बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय एरिया के अंतर्गत जो भारत के अंतर्गत आता है उसमें जो भी आते हैं जीडीपी में आता है। तो अंतिम मूल्य से लेकर प्रथम वस्तु तक का जीडीपी में आता है और जीएनपी में आपका नेशनल का ये होता है। अगर उसमें से कुछ लोगों को आप हटा दीजिएगा तो आपका जीडीपी तुरंत डाउन होगा। मान लीजिए सपोज दैट वो लोग चले गए अपना बोरिया बिस्तर बांध करके, तो वो तो कुछ लोग चले गए, लेकिन बाकी को तो उसको बस दिक्कत होगी ना। बाकी तो महंगाई से मरेंगे, बेरोजगारी से मरेंगे, जो अभी भी हो रहा है। तो बेरोजगार अब अभी भी हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है जिससे बेरोजगारी भी ना कम हो सके और उस आने वाले कल में जो मुसीबतें आने वाली है उसको रोकने के लिए हमें स्किल डेवलपमेंट करना होगा। हमें उस सभी लोगों को जो जितने पास है, अगर वो 10वां पास है तो उन्हें ITI जैसी चीज़ों में उसे भर्ती कराना होगा। आप बुड़मू देख लीजिए, खलारी देख लीजिए, एक भी टेक्निकल कॉलेज नहीं है सरकारी, एक भी फार्मासिस्ट कॉलेज नहीं है, एक भी ANM GNM कॉलेज नहीं है।